आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस में क्लास 10th के लिए चैप्टर 11 वर्क, पावर और एनर्जी। ये एक फिजिक्स का एक पार्ट है और हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हमें वर्क करना पड़ता है, उसके लिए कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और पावर। तो वर्क, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क। तो वर्क क्या होता है? तो वर्क का मतलब है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है। अगर हम किसी टेबल पे फोर्स लगाएं और टेबल आगे की तरफ खिसकना स्टार्ट कर दे तो उसको वर्क बोलेंगे। तो हमने वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और वर्क को हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगाने के लिए पहले ये समझते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे कैसे फोर्स लगाया जाता है। तो जैसे हमारे पास कोई बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, तो इसे हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा और कांटेक्ट करके हम इसको पुश कर सकते हैं और पुल कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए हमें उसको कांटेक्ट करना पड़ता है। तो वर्क करने के लिए सिर्फ फोर्स ही सफिशिएंट नहीं है, फोर्स के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें मोशन प्रोड्यूस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मूव होना चाहिए, तब वर्क होगा। मान लो हम एक दीवार को फोर्स लगा रहे हैं और दीवार में कोई भी मूवमेंट नहीं होता, तो क्या हमने कुछ वर्क किया? तो हमने वर्क नहीं किया। तो आपको एक वर्क दिया कि एक कार को पुश करिए, आपने पूरा फोर्स लगाया लेकिन कार में कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन के लिए दोनों चीजें कंपलसरी है। अगर सिर्फ फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क इज नॉट डन। तो फोर्स लगाने से अगर किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है देन वी डन सम वर्क। तो वर्क डन के लिए हम एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन को वर्क बोलते हैं। अब अगर हम ये देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है A और इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं F और इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है इस डायरेक्शन में S, तो इनके मल्टीप्लिकेशन को हम वर्क डन बोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर फोर्स लगाया हमने इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में और ये हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट मूव करता है इस डायरेक्शन में, ये ऐसे कैसे होता है? जैसे छोटे बच्चे एक गाड़ी को डोरी से बांध के खींचते हैं तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? टेंजेंशियल, और गाड़ी किस डायरेक्शन में चलती है? आगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल है और उस एंगल को हमने नाम दिया थीटा। तो ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल थीटा है तो फिर हम वर्क डन का फॉर्मूला बनाते हैं Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। यहां पे थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है। अब नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं कि वर्क डन किस तरह की क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो हमने देखा कि जब हम वर्क करते हैं, मान लो हमारे सर पे कोई 20 kg का वेट रखा हुआ है और उसको लेके हम आगे की तरफ मूव करते हैं, तो फोर्स, तो हम देखते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में 10 मीटर चलते हैं तो वर्क करना पड़ा 10 जूल। अगर उसी वेट को लेके हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो भी हमें वर्क करना पड़ा 10 जूल। अगर सेम वेट को लेके हम किसी और अदर डायरेक्शन में मूव करते हैं सेम डिस्टेंस तक, तो हमें वर्क सेम करना पड़ता है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वर्क, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, इट इज डिपेंड ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटी जो
डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ उसका अमाउंट क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, उनको बोलते हैं स्केलर। एक और होता है स्टूडेंट ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, उन्हें बोलते हैं वेक्टर। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की हो सकती है, स्केलर या फिर वेक्टर। अब कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर सिर्फ अमाउंट सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे तो स्केलर और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करे तो वेक्टर। अब जैसे हम मार्केट से शुगर लेने जाते हैं और हमने मार्केट में उसको बोला कि 5 kg शुगर दे दो, तो वो 5 kg शुगर हमें दे देता है। क्या वो हमसे डायरेक्शन पूछता है कि ईस्ट में दें या वेस्ट में दें या नॉर्थ में या साउथ में? नहीं। तो इसका मतलब शुगर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या चाहिए? अमाउंट। तो वो कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर। अब जैसे हमें फीवर है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फीवर मेजर करता है और हमें बताता है कि आपको 99 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है, तो क्या साथ में वो डायरेक्शन बताता है कि इस डायरेक्शन में है, वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में? नहीं, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब टेम्परेचर भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अब कोई हमसे रास्ता पूछता है कि बताइए अक्षय पात्र किधर है, हम बोलते हैं 2 किलोमीटर दूर, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताते किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में है या किस डायरेक्शन में है। तो वो आदमी 2 किलोमीटर चलता है और कहीं और जैसे गौशाला पहुंच जाता है। तो अगर हमें किसी डायरेक्शन को या किसी प्लेस को बताना है कि ये प्लेस कहाँ है, तो हमें 2 किलोमीटर बताना पड़ेगा और साथ साथ ये बताना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में है या वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में। तो ये किसी भी प्लेस को रिप्रेजेंट करना, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड तो चाहिए, मतलब अमाउंट तो बताना ही पड़ेगा कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, और साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, उनको वेक्टर बोलते हैं। जैसे फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा और साथ साथ डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। जैसे अगर बोले कि अगर हम इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाएं तो किधर मूव करेगा, तो अगर इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो हम ये नहीं बता सकते किधर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि हमें साथ में ये बताना पड़ेगा 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तभी हम इसका मोशन बता सकते हैं। सिर्फ 10 न्यूटन से हम इसका मोशन नहीं बता सकते। तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका एसआई यूनिट होता है जूल और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। अब वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वर्क डन मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो वर्क डन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कार का, और उस कार के थ्रू हम ये समझते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होगा। तो सपोज एक कार है और उस कार पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन बाय इंजन, कार का इंजन। तो कार का इंजन कार पे फोर्स किधर लगाता है? कार पे फोर्स लगता है आगे की तरफ, इंजन की तरफ फोर्स लगाएगा कार को चलाने के लिए आगे की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क हम कैलकुलेट करेंगे एफ एस कॉस थीटा। हम देख रहे हैं कि यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा कितना है? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब अगर यहाँ पे 0 डिग्री पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस 0। और स्टूडेंट हम जानते हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। cos 0 1 हो जाएगा तो वर्क डन आएगा
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क डन आएगा पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय द इंजन ऑन द कार इज पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे अच्छा एक चीज और हमें डिस्कस करनी है कि एक ही ऑब्जेक्ट पे एक साथ बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे फोर्स वर्क कर सकते हैं। जैसे इस कार पे और भी फोर्सेस हैं जो वर्क कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने वर्क डन किसके थ्रू कैलकुलेट किया है, इंजन। तो सिर्फ इंजन का फोर्स देखेंगे और उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर वर्क डन बाय अनदर एजेंट या वर्क डन बाय अदर फोर्स कैलकुलेट करना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इसके लिए फिर दूसरे फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम एक बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय ए पर्सन ने फोर्स किधर लगाया, ऊपर की तरफ ऐसा बॉल को थ्रो किया है, तो वर्क डन बाय ए पर्सन अपवर्ड, फोर्स लगा ऊपर की तरफ और बॉल भी ऊपर की तरफ जा रही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल 0 है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। अच्छा ऊपर जाती हुई बॉल पे जो ग्रेविटेशन है वो भी फोर्स लगा रहा होगा। ग्रेविटी किधर फोर्स लगाती है, अर्थ किधर फोर्स लगाती है, अर्थ चीजों को नीचे की तरफ खींचती है डाउनवर्ड, और मूव किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन नेगेटिव है। तो एक ही बॉल पे एक साथ दो फोर्स काम करते हैं, फोर्स लगा रहा है पर्सन के थ्रू जो फोर्स लग रहा है जो ऊपर की डायरेक्शन में लगा है, और उसी बॉल पे ग्रेविटी भी फोर्स लगाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसी तरह से एक ही ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट फोर्सेस लग सकते हैं और सबके थ्रू वर्क डन अलग अलग आएगा। तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करते समय कुछ चीजों का पता होना चाहिए। पहला तो ये वर्क डन बाय whom, किसका वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय ब्रेक। कार में अगर ब्रेक लगाएंगे कार को रोकने के लिए तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। तो हम देखते हैं कि ये कार है और इस कार पे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। कार पे जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक कार को रोकने की कोशिश करता है, कार को रोकने की ट्राई